ये चैप्टर तो आपका ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है, यानी कि जैव विकास। पोर्शन किस चैप्टर का है? डाइजेशन का। ठीक है ना। तो इसमें हम जैव विकास का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, कुछ पता है? ऑर्गेनिक मीन्स ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिक वर्ड कहाँ से लिया गया है? ऑर्गेनिज्म से, जीवों से। ठीक है ना। एवोल्यूशन मीन्स क्या होता है? विकास। विकास, खुद विकास, मतलब उत्पत्ति होने के बाद में उनका डेवलपमेंट। ठीक है ना। आपने पढ़ा है कि सबसे पहला फाइलम जो है वो प्रोटोजोआ है, जानते हैं ना। अमीबा, यूनिसेल्युलर एनिमल्स जो होते हैं, हालांकि उनको एनिमल नहीं कहा जाता है, वो प्रोटिस्ट होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो यूनिसेल्युलर होने के साथ साथ यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स होते हैं, लेकिन उनका जो बॉडी होता है वो केवल एक ही सेल का बना होता है। और जितने एनिमल होते हैं वो सारे के सारे मल्टी सेल्युलर होते हैं, बहुकोशिकीय। एनिमल किनको कहेंगे? सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, वेल डेवलप्ड, यानी कि सेल उनकी कैसी हो? यूकैरियोटिक, सुकेंद्रकीय, लेकिन उनका शरीर जो है वो बहुत सारी सेल से मिलकर बना हो। तो कैसे होने चाहिए? मल्टी सेल्युलर, बहुकोशिकीय। तो दो कंडीशंस है एनिमल की श्रेणी में आने के लिए, यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेल्युलर। लेकिन अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और भी जितने सारे एनिमल, ये इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो यूकैरियोटिक तो होते हैं लेकिन यूनिसेल्युलर होते हैं, इसलिए इन्हें एनिमल ना कह करके प्रोटिस्ट कहा जाता है। ठीक। तो सबसे पहले ऐसे जीवों की पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई, फिर क्या हुआ? उससे धीरे धीरे 2 सेल वाले एनिमल बने, 3 सेल वाले बने, 4 सेल वाले बने, फिर टिश्यू बन गए, ग्रुप ऑफ सेल्स बन गए। जब सेल्स की संख्या एक जीव में ज्यादा हो गई तो क्या हुआ? सेल के ग्रुप बन गए। और ऐसे सेल के ग्रुप जो फंक्शन में समान हो, जो काम एक जैसे करते हो, जिनकी स्ट्रक्चर एक जैसी हो, समझ रहे हैं ना, और जिनकी ओरिजिन एक ही प्रकार के मटेरियल से हुई हो। मतलब 3 चीजों में अगर सिमिलरिटी है तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को ऊतक कह दिया गया, टिश्यू कह दिया गया। तो सबसे पहले सेल एनिमल्स बने, फिर टिश्यू लेवल वाले बने, और फिर टिश्यू से क्या बन गया? ऑर्गेन्स बने। फिर ऑर्गेन, एक जीव में एक ऑर्गेन पहले उत्पन्न हुआ, फिर बहुत सारे ऑर्गेन बने तो ऑर्गेन सिस्टम बन गया, अंग तंत्र बने, और अंग तंत्र जब एक जीव के अंदर बहुत सारे हो गए तो नाम दे दिया गया उसको एक ऑर्गेनिज्म का। ठीक है ना। तो इस तरह से जो ऑर्गेनिज्म या जीवों की पृथ्वी पर जो उनका इवोल्यूशन हुआ है, विकास हुआ है, वो सिंपल स्ट्रक्चर से लेकर के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले जीवों की ओर हुआ है। सबसे पहले बहुत सरल संरचना वाले जीव पृथ्वी पर बने, अमीबा जैसे, फिर धीरे धीरे उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कंपोजिशन जो है क्या होता गया? जटिल होता गया। समझ रहे हैं ना, धीरे धीरे। तो इवोल्यूशन किसको कहेंगे? ऑरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर्ड एनिमल्स फ्रॉम सिंपल स्ट्रक्चर। सरल संरचना वाले जीवों से जटिल संरचना वाले जीवों का निर्माण क्या कहलाता है? जैव विकास या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बोला जाता है। और वो भी एक कंटिन्यूअसली, लगातार, धीरे धीरे। ये नहीं कि अचानक आज जीव जो है वो यूनिसेल्युलर था, कल जो है वो मल्टी सेल्युलर बन गया। ऐसा होने में लाखों वर्षों का समय लगा। मतलब ये प्रोग्रेस होती रही, कंटिन्यूअसली जारी रही, लेकिन वो धीरे धीरे एक क्रम में हो रही थी। ठीक है ना। तो इस सारी प्रोसेस को नाम दे दिया गया इवोल्यूशन का या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन तो तब होगा जब पहले उन जीवों की उत्पत्ति तो हो। जब तक जीव ही नहीं बनेंगे तब तक इवोल्यूशन विकास किस काम कराएंगे? ठीक है ना। और जीव कहाँ उत्पन्न होंगे? पृथ्वी पर। तो सबसे पहले क्या बनना है? पृथ्वी बननी। समझ रहे ना। तो हमने इस चैप्टर को या इस चैप्टर के पोर्शन जैव विकास में सबसे पहले हेडिंग जो डाली है वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। पृथ्वी पर, ऐसे कह सकते हैं, पृथ्वी एवं पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। ठीक है ना। तो किस तरह से पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ और किस तरह से पृथ्वी पर सबसे पहले जीव उत्पन्न हुए।
ठीक है ना, इस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे साइंटिस्ट की कुछ थ्योरीज आई, उनमें से कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि जो हमारी अर्थ होती है, ठीक है, तो हमारे सोलर सिस्टम का, सोलर सिस्टम समझते हैं? हाँ, ये तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। सोलर सिस्टम का एक बड़ा सा जो प्लैनेट का ग्रह था, ठीक है, उससे टूट करके एक टुकड़ा अलग हुआ। ठीक है, माना जाता है कि एक सन जैसी स्ट्रक्चर थी, ठीक, उससे एक अलग से टुकड़ा टूटा, अलग हो गया, और उस समय उसका जो टेम्परेचर था वो 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है ना, सूर्य से टूट करके टुकड़ा अलग हुआ जिसका टेम्परेचर उस समय 5000 से लेकर के 6000 डिग्री सेल्सियस था। बहुत ही हॉट टेम्परेचर उसका था। ठीक है, जब ये अलग हो गया तो जब मेन सोर्स से अलग हुआ तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। ठीक है ना, लेकिन रहेगा अभी भी वो हजारों में। ठीक है ना, समय लगेगा, लाखों वर्ष लगेंगे इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ठंडा होने में, जिसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो, क्योंकि उस समय पानी वानी की व्यवस्था नहीं थी, कोई भी चीज़ें नहीं थी, तो ये अलग होकर के उससे दूर हो गया। ठीक है, अब जो गैसेस आजकल हमारे आसपास मिलती हैं, जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ऑक्सीजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, ये सारी गैसेस उस समय भी यहाँ पर प्रेजेंट थी, लेकिन वो सारी की सारी किस रूप में थी, गैस, मतलब सारे एलिमेंट्स थे, सारे तत्व थे, लेकिन वो सारे के सारे गैस फॉर्म में थे। ठीक है ना, गैस फॉर्म में थे। अब इसकी रोटेशन, ये लगातार रोटेट कर रहा था, और वो क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल और घूर्णन, घूमते रहने के कारण, रोटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो हल्के तत्व थे, ठीक है, मान लेते हैं ये उस समय का एनवायरनमेंट है, या टूटा हुआ यहाँ से अलग हुआ टुकड़ा है। ठीक है, तो जितने हल्के एलिमेंट्स थे वो हल्के होने के कारण सभी तत्वों ने अलग अलग लेयर्स बना ली। जो हल्के थे वो कहाँ पहुंचे, सबसे आउटर वाले एरिया में, जैसे क्लोरीन हो गया, ठीक है ना, कार्बन का एलिमेंट्स हो गया, हाइड्रोजन के एलिमेंट्स हो गए, सल्फर के एलिमेंट्स हो गए, नाइट्रोजन के एलिमेंट्स हो गए, ऑक्सीजन के एलिमेंट्स हो गए। ये हल्के होने के कारण कहाँ रहे, सबसे बाहर वाले आवरण में, और इस तरह से इन्होंने उस पृथ्वी का, ठीक, क्या बनाया, आउटर एनवायरनमेंट, बाहरी पर्यावरण का फॉर्मेशन इन्होंने इस तरह से कर लिया। ठीक है, जो इससे भारी थे एलिमेंट्स, इससे जो भारी थे वो कहाँ रहे, मिडिल वाले पोर्शन में। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, और सिलिकॉन हो गया। ठीक है, इस तरह से तो इन लोगों ने इस गोल टुकड़े के बीच वाली लेयर का निर्माण कर दिया, और इससे बना पृथ्वी का जो पहला वाला क्या बोलते हैं उसको, अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का मतलब क्या होता है, और नहीं, अर्थ क्रस्ट का मीनिंग क्या होता है, भूपटल, अर्थ क्रस्ट। ठीक है ना, इसने पृथ्वी का भूपटल बनाया। ठीक है, और जो बहुत वेट में वजन थे, ठीक है ना, वो जमीन के अंदर रहे, मतलब बिल्कुल सेंटर में रहे, और इन्होंने ही इसका कोर रीजन बना लिया। कोर रीजन, कोर का मतलब होता है जो बिल्कुल किसी चीज का नींव हो, सबसे ज्यादा गहराई में, मेन चीज। ठीक है ना, बेस। तो इसमें जैसे आयरन हो गया, निकिल हो गया, ठीक है ना, इस तरह से भारी धातुएं जो थी वजन में, वो सब पृथ्वी के कारण बिल्कुल केंद्र में इसने पृथ्वी के गूदे का निर्माण किया, आप यूँ कह सकते हैं, पल्प के रूप में। ठीक है ना, धीरे धीरे, और ये हमारी जो पृथ्वी थी जो अलग हुई थी, ये अभी भी क्या कर रही थी, रोटेट कर रही थी।
घूम रही थी और इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी था। ठीक है, धीरे धीरे हुआ क्या, अब इस थ्योरी को समझाया किसने था, ठीक है ना, ये भी देख लीजिए। सबसे ये थ्योरी जो थी, ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, ये रशियन साइंटिस्ट थे, A.I. पोपेरिन। कौन थे? A.I. पोपेरिन। A.I. पोपेरिन ने सबसे पहले इस पृथ्वी की उत्पत्ति का एक तरह से दिया था। कौन सी थ्योरी दी थी? मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी का मतलब होता है आधुनिक सिद्धांत कि वास्तव में पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसे ही हुई है। ठीक है ना। इसके पहले एंशियंट थ्योरी आई थी, मतलब प्राचीन थ्योरी, जो लोगों ने बताया तो पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसे होती है, लेकिन वो बहुत अधिक विश्वसनीय नहीं रही थी, इसलिए उसको नकार दिया गया लोगों के द्वारा। हम उस पर भी बात करेंगे, पहले इसको मॉडर्न थ्योरी को देख लेते हैं। ठीक है, A.I. पोपेरिन ने अपनी पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था, उसका नाम था मटेरियलिस्टिक थ्योरी। मटेरियलिस्टिक थ्योरी, इसको हिंदी में कहेंगे पदार्थवाद। और इनका कहना था, क्या कहना था इनका मानना था कि पृथ्वी पर जो रसायन उपलब्ध है, रसायन का मतलब एलिमेंट्स, जो तत्व उपलब्ध है, ठीक है, उनकी रिएक्शन होने की वजह से क्या बने, कुछ दूसरे, एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन की, एक तत्व ने दूसरे तत्व से अभिक्रिया की, तो क्या बन गया, क्या बना, मॉलिक्यूल बन गया, है ना, अणु बना। फिर अणुओं ने दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन की, परमाणुओं से रिएक्शन की, तो कुछ कंपाउंड्स बने, यौगिक बने। समझ रहे हैं ना। इस तरह से जो हमारे जीवन के लिए जो आधारभूत तत्व होते हैं, कौन कौन से होते हैं, शर्कराएं होती हैं, हमें एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट जिसको बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं। तीसरा फैट, लिपिड, वसाएं, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है ना। और न्यूक्लिक एसिड, कल पढ़ा था आपने, डीएनए और आरएनए, ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो ये सब क्या है, बायोकेमिकल, रसायनिक तो है, लेकिन किसके अंदर पाए जाते हैं, जीवों के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए केमिकल के आगे हमने क्या लगा दिया, बायोकेमिकल, जैव रसायन है, जीवों के अंदर पाए जाने वाले बायोकेमिकल से जैव रसायन है। यही हमारे जीवन का मूल आधार होते हैं। यानी कि हमारा जो शरीर है वो किनसे मिलकर बना है, कार्बोहाइड्रेट से, शर्कराओं से, वसाओं से, प्रोटीन से, डीएनए आरएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड से। तो सबसे पहले अगर हमें जीव की उत्पत्ति करनी है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, इन्हीं चार की। समझ आया ना। तो इन्हीं चार चीजों का फॉर्मेशन सबसे पहले किससे हो गया था, किससे हुआ था, इन तत्वों के आपस में रिएक्शन कर लेने से। इन सभी तत्वों ने आपस में रिएक्शंस की, अभिक्रियाएं की। ठीक है, तो क्या बना लिया, मीथेन बन गई, गैस बनी, पहले आपको बताएंगे इसमें, मीथेन बनी, अमोनिया बनी। ठीक है, दूसरी चीजें, वाटर बन गया। इन चीजों ने आपस में रिएक्शन की तो शुगर बन गई, फिर प्रोटीन्स बन गई, फिर न्यूक्लिक एसिड बन गए, फिर इन सब आपस में मिल गए और पहली एक सेल बन गई जिसको नाम दिया गया, कौन सी, प्रोकैरियोटिक सेल। फिर प्रोकैरियोटिक सेल किस में कन्वर्ट हो गई, यूकैरियोटिक सेल में। और इस तरह से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हो गई। तो इन्होंने इस पूरी थ्योरी को नाम दिया था अपनी केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन यानी कि पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है उस सिद्धांत का नाम उन्होंने रखा था रासायनिक उद्विकास। क्या नाम दिया था, रासायनिक उद्विकास। बात समझ आई कुछ। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति किससे हुई है, रासायनिक तत्वों से, उनके आपस में रिएक्शन करते रहने से। फिर जटिल यौगिक बनते गए और उन जटिल यौगिकों के निर्माण से जीवन की या जीव की उत्पत्ति हो गई। तो इस पूरी थ्योरी को उन्होंने किस सिद्धांत के नाम से प्रतिपादित किया, रासायनिक उद्विकास ऑफ किसका, ऑर्गेनिज्म, जीवों का रासायनिक उद्विकास या
बाद किसने दिया? रूसी वैज्ञानिक AI ओपैरिन ने। ठीक है ना। ये सिद्धांत इन्होंने बनाना कब स्टार्ट किया था? 1924 में, 1924 में। और 12 वर्ष बाद 1936 में इन्होंने इसको पब्लिश किया। कब पब्लिश किया? प्रकाशित किया। ठीक है ना, अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ लाइफ में। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति। किताब का इनकी नाम क्या था? पुस्तक का नाम ये पूछा जाता है, ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, के लेखक कौन है? तो आप क्या बताएंगे? AI ओपैरिन। कौन से वैज्ञानिक थे? रूसी वैज्ञानिक थे, रशियन बायोलॉजिस्ट, रशियन बायोलॉजिस्ट AI ओपैरिन। किस सिद्धांत, किस नाम से दिया था? किस नाम से अपनी थ्योरी को पब्लिश किया था? केमिकल एवोल्यूशन। ठीक है, लाइफ। पुस्तक का नाम क्या था? ऑरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। कब पब्लिश की? 1936 में। सिद्धांत कब दिया था? 1924 में। मतलब बना सिद्धांत कब लिया था? 1924 में। किताब कब दी? 1936 में। ठीक है ना। अब इन्होंने अपनी इस थ्योरी को समझाने के लिए पूरे सिद्धांत को 8 स्टेप में डिवाइड कर दिया। कितने स्टेप दिए? ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना। हटा दें इसको। यस सर। नो सर। ये किससे रिलेटेड है? अगर क्वेश्चन आ जाता है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति संबंधी, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति संबंधी AI ओपैरिन के सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करें। ठीक है ना। तो आप स्टार्ट यहीं से करेंगे। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति संबंधी सर्वप्रथम सर्वमान्य सिद्धांत रूस के वैज्ञानिक AI ओपैरिन ने 1924 में दिया, जिसे उन्होंने 1936 में ऑरिजिन ऑफ लाइफ नाम की पुस्तक में, अपनी पुस्तक में उसको पब्लिश करा दिया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, ऑर्गेनिज्म इवॉल्व्ड ऑन अर्थ फ्रॉम केमिकल्स, फ्रॉम रिएक्शन बिटवीन केमिकल्स। समझ ना। इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताएंगे? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति विभिन्न रासायनिक तत्वों के आपस में क्रिया करने से हुई। ठीक है ना। इट कैन बी स्टडीड इनटू फॉलोइंग 8 स्टेप्स। ये पूरी जो थ्योरी है उसे हम 8 स्टेप्स में स्टडी कर सकते हैं। इनके 8 स्टेप्स क्या थे? पहला था एटॉमिक स्टेज। एटॉमिक स्टेज इसको कहते हैं परमाणु प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था थी? परमाणु प्रावस्था। नंबर 2 थी मॉलिक्यूलर स्टेज। मॉलिक्यूलर स्टेज एंड सिंथेसिस ऑफ इनऑर्गेनिक substances, इसको बोलेंगे आणविक प्रावस्था एवं सरल अकार्बनिक यौगिकों, पदार्थ भी ले सकते हैं, यौगिकों की का संश्लेषण या निर्माण भी होते हैं। ठीक है ना। थर्ड था फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बनिक यौगिकों
निर्माण। चौथा था origin of coacervates। coacervates की उत्पत्ति। अगला था origin of virus like viruses। origin of viruses विषाणुओं की उत्पत्ति। सेवन है हाँ 1 3 4 5 6 formation of bacteria like prokaryotic cells। जीवाणु जैसे जीवों की उत्पत्ति। सेवन है origin of eukaryotic cells। Release of oxygen gas। यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति एवं ऑक्सीजन गैस